अभी बात कर लेते हैं कि कैसे जो कंपनी होती है वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बनाती है और कैसे डिफरेंट रोल्स के लिए कंपनी डिफरेंट लोगों को रिक्रूट करती है और किस चीज के लिए कंपनी किन किन लोगों को रिक्रूट करती है। क्योंकि बेसिकली इफ यू हैव अ गुड स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन यू फॉलोज अ गुड स्ट्रेटेजी। देयर इज अ सिंपल कोट, स्ट्रक्चर फॉलो स्ट्रेटेजी। So basically, what is the organization structure? So organization structure is a system of task, reporting and authority to accomplish more by working together. तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे पहला आता है वर्क स्पेशलाइजेशन, जहां पर आप एक स्पेशलाइज्ड वर्क के लिए लोगों को रिक्रूट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक वेबसाइट बिल्ड करनी है तो उसका फ्रंट एंड होता है जो कि लोगों को दिखाई देता है, एक बैक एंड होता है जो कि डेटा स्टोर करता है। तो फ्रंट एंड के लिए स्पेशलाइज्ड रोल के लिए आपको अलग पर्सन चाहिए होगा जिसको HTML आती हो, जावा आती हो, CSS आती हो, PHP आती हो, उसके लिए आप फ्रंट एंड डेवलपर रिक्रूट करेंगे। डेटा एनालिस्ट के लिए जिसको MySQL, R प्रोग्रामिंग, पाइथन एंड हडूप ये सभी चीजें आती हो, उसको आप डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा साइंटिस्ट के रोल पर रिक्रूट करेंगे। और मशीन लर्निंग के लिए जिसको डेटा मॉडलिंग एल्गोरिथम, पाइथन स्क्रिप्ट और क्लाउड से डेटा फैच करके आर प्रोग्रामिंग के थ्रू डिफरेंट मॉडल रेडी करने आते हो, उनको आप बेसिकली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम या फिर बैकएंड के लिए रखते हैं। फिर आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन, जहां पर एक पूरे डिपार्टमेंट को एक पूरी अथॉरिटी असाइन करने के लिए आप एक एक्सपीरियंस पर्सन को रिक्रूट करते हैं। जैसे आपका पूरा एक HR डिपार्टमेंट है जिसमें काफी ज्यादा चीजें डिसऑर्गेनाइज हैं। So to organize those things, you'll recruit one person who will take care of your whole HR team. So that is also called departmentalization. Then we have a chain of command. So basically, all your employees जो कि एक specific task को कर रहे हैं, उन सभी employees को एक particular arrangement में fix करने के लिए you will assign a supervisor. कि एक सुपरवाइजर है जो इन सभी लोगों का ध्यान रखेगा। दैट इज कॉल्ड चेन ऑफ कमांड। सुपरवाइजर के ऊपर होता है हेड, उसके ऊपर आते हैं और डिफरेंट लेवल के पोजीशन के मैनेजर। सो बेसिकली हर जो एम्प्लॉय होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए अंदर, उसकी एक प्रॉपर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको किसको रिपोर्ट करना है। सो दैट इज कॉल्ड चेन ऑफ कमांड। फिर आता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। सो स्पैन ऑफ कंट्रोल में बेसिकली ये साइड में छोटा सा जो ट्राइंगुलर डायग्राम है ये एक्सप्लेन करता है व्हाट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो जितना बड़ा वाइडर स्पैन होगा मैनेजमेंट का, उतनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी होगी। तो लोगों का मानना है कि 2 से 5 के बीच में हायरार्की होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अज्यूम अ स्पैन ऑफ 4, तो सबसे टॉप मैनेजमेंट पे एक पर्सन है जो कि कंपनी का CEO है, उसके नीचे 4 लोग हैं जो कि कंपनी के CFO, CXO, COO एंड CHRO है, उसके नीचे 16 लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल CHRO में 3 बड़े लोग हैं, CFO में 3 बड़े लोग हैं, CTO के पास 3 बड़े लोग हैं। ऐसे करके लगभग 4 जो डिपार्टमेंट है उनके पास 4 अच्छे लोग हैं। फिर चाहे वो MD हो, VP हो, प्रेसिडेंट हो या फिर टीम लीड हो। उसके नीचे 16 के नीचे लगभग और भी बहुत सारे लोग हैं। जैसे उसके नीचे फिर 4 लोग हैं, उसके नीचे फिर 4 लोग हैं बड़े। तो ऐसे स्पैन ऑफ 4 की तरह कंपनी का एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो बेसिकली अब 4096 जो बॉटम में है, अगर इनके नीचे भी अगर किसी को रिक्वायरमेंट होगी तो 4096 मल्टीप्लाई बाय 4 उतने लोग नीचे होंगे। उसके बाद आता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइज ऑपरेशन। तो बेसिकली आपकी कंपनी एक टाइम के बाद इतनी बड़ी हो जाती है कि आपको अपने जो पूरे ऑपरेशन है उसको डिसेंट्रलाइज करना पड़ता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज से आप काफी ज्यादा उस जगह के हिसाब से आप काफी ज्यादा चीजें मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी जो कंपनीज है उन्होंने काफी ज्यादा ऑपरेशन अपने डिसेंट्रलाइज कर रखे हैं। उनकी काफी ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, ऑपरेशन, प्रोडक्ट बिल्डिंग एंड काफी ज्यादा चीजें इंडिया के लेवल पे ऑपरेट होती हैं। तो दैट इज कॉल्ड पार्शियल डिसेंट्रलाइजेशन। काफी कंपनीज की पूरी डिसेंट्रलाइजेशन भी होती है, डिपेंड्स की व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग। फॉर एग्जांपल अगर एक टेक कंपनी है तो टेक कंपनी कभी डिसेंट्रलाइज नहीं होती। काफी कम टेक कंपनी होती है जो अपने लोकल ऑफिस में पूरा डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, बिकॉज टेक कंपनी में काफी ज्यादा प्रोडक्ट ऑनलाइन ही होते हैं एंड दैट कैन बी मेंटेन्ड थ्रू अ सेंट्रलाइज ऑपरेशन और अ हेड ऑफिस। फिर आता है फॉर्मलाइजेशन, जिसमें बहुत सारी चीजों को स्टैंडर्डाइज किया जाता है कि इस चीज के लिए इस स्पेसिफिक रोल के लोग चाहिए, उनकी इतनी सैलरी होगी, इतने स्पैन के लिए चाहिए और इस लोकेशन से चाहिए। तो पूरी जो स्ट्रेटेजी होती है वो हेड ऑफिस से बन के आती है एंड दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजी जो बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती हैं, जैसे कि डेलॉयट, KPMG, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं इनकी बहुत सारी चीजें फॉर्मलाइज होती हैं कि इस रोल के लिए इस
इस डिग्री का पर्सन चाहिए, इतनी सैलरी के ऊपर, इतने स्पैन के लिए, एंड दीज आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. So that kind of formalization strategy also happens while while making a proper organization structure. अब बात कर लेते हैं टू एक्सट्रीम मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. पहला आता है मैकेनिस्टिक मॉडल एंड दूसरा आता है ऑर्गेनिक मॉडल. बेसिकली मैकेनिस्टिक मॉडल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लाइन ऑफ कमांड के बेस पे काम करता है. और मैकेनिस्टिक मॉडल के भी अपने एक फायदे हैं और ऑर्गेनिक मॉडल के भी अपने फायदे हैं. मैकेनिस्टिक मॉडल, क्योंकि लोग इतने ज्यादा होते हैं मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि इमेजिन ए कंपनी लाइक डेलॉइट, केपीएमजी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोका कोला और पेप्सी. These companies are so big that they have to follow the mechanistic model. बट अगर कोई छोटा स्टार्टअप है वो हमेशा एक ऑर्गेनिक मॉडल फॉलो करता है. एंड उसके पीछे रीजन ये होता है कि मैकेनिस्टिक मॉडल में एम्प्लॉयज इतने ज्यादा होते हैं, हायरार्की इतनी ज्यादा होती है, लोग इतने ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि कभी भी क्रॉस फंक्शनल टीम काम ही नहीं कर सकती. इस वजह से वो अपनी कंपनी के अंदर बहुत हाई स्पेशलाइजेशन बिल्ड करते हैं, बहुत रिज डिपार्टमेंटलाइजेशन बिल्ड करते हैं कि अगर आप एक सेल्स के बंदे हैं एंड यू हैव सम प्रॉब्लम रिलेटेड विद सेल्स, यू विल ओनली टॉक विद योर सीनियर और समवन इन द सेल्स डिपार्टमेंट ओनली. You will not go and talk with the account department or with HR or with someone because the departmentalization is very rigid there. और थर्ड फैक्टर जो कि मैंने पहले बता दिया, क्लियर चेन ऑफ कमांड होती है कि अगर आप एक सेल्समैन है तो आपको सीनियर सेल्समैन को ही रिपोर्ट करना है, वही आपकी परफॉर्मेंस ट्रैक डाउन करेगा, वही आपके सारे कंसर्न रिजॉल्व करेगा. देयर इज नो वन हु कैन रिजॉल्व योर कंसर्न अपार्ट फ्रॉम योर सीनियर. एंड देयर इज अ वेरी नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल. और जैसे कि मैंने बताया, सेंट्रलाइजेशन होता है और हाईली फॉर्मलाइज होता है या फिर हाईली स्टैंडर्डाइज होता है ऑपरेशन. तो जो काम दिया गया वही काम करना है, कोई और फालतू के काम नहीं करने या फिर और किसी कंट्रोवर्सी में फंसना नहीं है. दूसरी तरफ जो ऑर्गेनिक मॉडल होता है वो स्टार्टअप फॉलो करते हैं. स्टार्टअप क्योंकि छोटे होते हैं, कम एम्प्लॉयज होते हैं, उनका मानना होता है कि जितना टीम कोलैबोरेशन हो, जितना टीम वर्क हो, जितना क्रॉस फंक्शनल टीम हो, उतना अच्छा है. कि टेक टीम ऑपरेशन टीम से भी बात कर रही है, सेल्स टीम से भी बात कर रही है, फाइनेंस टीम से भी बात कर रही है एंड फिगर आउट कर रही है कि कैसे एक नया प्रोडक्ट चीप तरीके से बिल्ड किया जाए, एफिशिएंटली बिल्ड किया जाए और सेल्स टीम के साथ बिल्ड किया जाए ताकि उसको इजीली बेचा जा सके. तो बेसिकली इसमें क्रॉस फंक्शनल टीम होती है, क्रॉस हायरार्किकल टीम्स होती हैं, इंफॉर्मेशन बहुत इजीली और क्विकली फ्लो हो सकती है और काफी वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, डिसेंट्रलाइज एंड लो फॉर्मलाइज ऑपरेशन होता है. लो फॉर्मलाइज मतलब कहीं से कोई भी रिक्रूट कर सकते हैं until unless if he is interested in the company, and कोई ड्रेस कोड या फिर कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता किसी चीज के लिए.